स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम क्षार और अम्ल को पहचान सकते हैं। तो क्षार और अम्ल को पहचानने के लिए जिस पदार्थ को उपयोग में लाया जाता है उसे सूचक कहते हैं। सूचक के मदद से हम यह पहचान सकते हैं कि कौन क्षार है और कौन अम्ल है। ठीक है क्या? तो सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो खुद में रंग परिवर्तन करके या गंध परिवर्तन करके यह सूचित करते हैं, इंगित करते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। चलिए देखते हैं। सूचक वे पदार्थ हैं जिनके माध्यम से यह ज्ञात किया जा सकता है कि कोई रसायन अम्ल है या क्षारक है। तो आपको कुछ सूचकों के बारे में पढ़ना है कि ये किस तरीके से अपना रंग परिवर्तन करके यह बतला देते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। एक है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो प्रकार के, लाल और नीला। लाल लिटमस का वास्तविक रंग लाल होता है। अगर अम्ल में इसको डुबाया जाए या अम्ल के साथ क्रिया करवाया जाए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्षार के साथ ये नीला रंग देते हैं। ठीक है। नीला लिटमस जिसका वास्तविक रंग नीला होता है, अम्ल के साथ क्रिया करके ये लाल रंग में बदल जाते हैं। क्षार के साथ इसमें कोई परिवर्तन, इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिनोप्थेलिन, ये इसका वास्तविक रंग रंगहीन होता है। अम्ल के साथ ये कोई रंग नहीं देता, जबकि क्षार के साथ ये गुलाबी रंग देता है। तो जैसे ही इसमें क्षार डालेंगे इसका रंग क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा और हम पता कर लेंगे कि ये क्या है? क्षार है। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी रंग। सूचक का वास्तविक रंग मतलब मिथाइल ऑरेंज का रंग ऑरेंज होता है। अम्ल के साथ ये लाल रंग देते हैं, क्षार के साथ ये पीला रंग देते हैं। ठीक है। हल्दी, हल्दी का रंग कैसे होता है? पीला होता है। अम्ल के साथ इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्षार के साथ ये क्रिया करके लाल रंग बना लेते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के कपड़े पर हल्दी गिर जाए और अगर वो उसको साबुन से धो दे तो हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साबुन क्या है? क्षार है, और क्षार के साथ हल्दी कैसा रंग दे रहा है? लाल। तो साबुन लगाएंगे हल्दी में, कपड़े में, तो कौन से रंग का हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि हल्दी साबुन के साथ, क्षार के साथ लाल रंग देते हैं। इसलिए कपड़ों पर हल्दी लगाने से, साबुन से उसको हल्दी लग जाने से साबुन से उसको धोएंगे तो लाल रंग का दिखेगा, क्योंकि हल्दी सूचक का कार्य करता है और ये सूचित कर रहा है अपना रंग परिवर्तन करके कि साबुन एक क्षार है। ठीक है। लाल गुलाब या गुड़हल का पुष्प, ठीक है, इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। अम्ल के साथ ये गुलाबी या मैजेंटा रंग देता है, जबकि क्षार के साथ ये हरा रंग देता है। ठीक है। इनके अलावा कुछ गंधीय सूचक हैं जो अपने गंध में परिवर्तन करके यह बता देते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। ठीक है क्या? देखिए, गंधीय घ्राण सूचक, वे सूचक जो गंध परिवर्तन से सूचित करते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। देखिए, प्याज का रस, वैनिला और लौंग का तेल। प्याज का रस, वैनिला और लौंग का तेल जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो इसका गंध बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसा इसका गंध है, लेकिन जब ये क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो इनका गंध गायब हो जाता है। ठीक है क्या? जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो इसका गंध जैसा है वैसे ही रहता है, लेकिन जब क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो इनका गंध गायब हो जाता है, जिससे यह पता कर सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। देखिए क्या लिखा है? प्याज का रस, वैनिला और लौंग का तेल जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो इसमें इनका गंध रहता है, पर जब क्षार के साथ क्रिया करते हैं तब इनका गंध क्या हो जाता है? गायब हो जाता है।
इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है कि कोई दृष्टिहीन बच्चा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, अगर वो अम्ल और क्षार की पहचान करना चाहे तो कैसे करेगा? तो वो गंधीय सूचक या घ्राण सूचक के मदद से यह पहचान कर सकता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। साथ में एक चीज और ध्यान रखेंगे, लिटमस उदासीन रसायन के साथ बैंगनी रंग देता है। जो लिटमस लाल या नीला रंग का है, अगर इसे उदासीन, ठीक है, अगर इसे उदासीन, ना तो जो अम्ल है और ना जो क्षार है, उसको उदासीन बोलते हैं। जैसे कि शुद्ध जल उदासीन है, शुद्ध जल क्या है? उदासीन है। तो उदासीन रसायन के साथ बैंगनी रंग देता है। उदासीन किसे कहते हैं? जो ना तो अम्ल होता है ना तो क्षार होता है। अम्ल कौन होता है? जिसमें H+ आयन का मात्रा अधिक होता है, वो अम्ल होता है। क्षार क्या होता है? जिसमें OH आयन का मात्रा अधिक होता है, वो क्षार होता है। और जिसमें H+ आयन और OH ऋणात्मक आयन का मात्रा समान होता है, उसे उदासीन कहते हैं। ना तो वो अम्ल है ना तो क्षार है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो क्षारक है उसमें H+ हो सकते हैं। हम अभी तक क्या पढ़े हैं कि जो अम्ल है वो H+ आयन देते हैं और उसमें H+ आयन की मात्रा काफ़ी होती है। जो क्षार है उसमें OH ऋणात्मक आयन की मात्रा काफ़ी होती है, उसे क्षार कहते हैं। तो देखिए, अम्ल में OH ऋणात्मक आयन भी हो सकता है और क्षार में H+ आयन H+ आयन भी हो सकता है। लेकिन अगर अम्ल है तो उसमें H+ आयन ज़्यादा मात्रा में होगा, इसलिए अम्ल है। OH आयन हो सकता है लेकिन वो कम मात्रा में होगा। अगर कोई क्षार है तो उसमें H+ आयन हो सकता है लेकिन OH ऋणात्मक आयन की मात्रा अधिक होगी, इसलिए वो क्षार है। अर्थात क्षार में H+ आयन हो तो सकता है लेकिन OH ऋणात्मक आयन की मात्रा में काफ़ी कम होगा। ठीक है क्या? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षारक की प्रबलता। तो देखिए, कोई भी अम्ल कितना प्रबल अम्ल है या कितना दुर्बल अम्ल है, कोई भी क्षारक कितना प्रबल क्षारक है या कितना दुर्बल क्षारक है, इस बात को समझने के लिए एक वैज्ञानिक सोरेनसन ने पीएच पैमाना विकसित किया। सोरेनसन ने क्या किया? पीएच पैमाना विकसित किया। इस पीएच में जो P है, P का मतलब होता है पोटेंज, जिसका अर्थ होता है शक्ति। मतलब क्या बता रहा है? H आयन का शक्ति कितना है, मतलब H आयन कितना ज़्यादा मात्रा में है। और ये पैमाना 0 से लेकर 14 तक चलता है, 0 से लेकर 14 तक चलता है। देखिए, बीच में 7 है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। और आगे बढ़ा लेते हैं 0, ठीक है। ये चलेगा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक, ठीक है क्या। जो 7 होता है जिसका मान पीएच, ये सब किसका मान है? पीएच का मान है। इसने स्केल बनाया है पीएच स्केल, तो पीएच का मान है। उसने 7 को कहा कि 7 जिसका पीएच होता है वो उदासीन होता है, ठीक है क्या। 7 जो है उदासीन होता है। पीएच 7 से कम है ये सब अम्ल है, और पीएच 7 से ज्यादा है ये सब क्षारक है। यहां से इस तरफ जाने पर, यहां से
इस तरफ जाने पर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी। सात से इधर जाने पर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी। H प्लस आयन का जब मात्रा बढ़ेगा तो वो प्रबल अम्ल होते जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। जिसमें जितना ज़्यादा H प्लस आयन होता है वो उतना ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, तो इधर से इधर जाने पर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी। तो हम यह कह सकते हैं कि इधर से इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक है क्या? यहां से यहां जाने पर, यहां से इधर जाने पर OH ऋणात्मक आयन की सांद्रता बढ़ेगी। अगर यहां से यहां जाने पर OH आयन की सांद्रता बढ़ रही है, इसका मतलब है कि क्षारीयता बढ़ रही है। क्षारीयता क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है क्या? इससे आप ये पता लगा सकते हैं। देखिए, मान ले जाए कि आप केवल अम्ल को देखते हैं तो 4, 5 या 6 है वो दुर्बल अम्ल है, जबकि 1, 2, 3 तरफ जो रहेगा प्रबल अम्ल है। तो पीएच जितना कम होगा अम्लीयता उतनी अधिक होगी। यहां देखिए, इस तरफ जाने पर सांद्रता बढ़ रहा है, मतलब 8, 9, 10 वाले का सांद्रता कम है, मतलब ये दुर्बल है। और 11, 12, 13 में OH आयन की सांद्रता ज़्यादा है, 11, 12, 13, 14 इधर, तब क्या हो जाएगा? ये प्रबल क्षार हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, पीएच का मान जितना कम होगा अम्ल उतना प्रबल होगा, पीएच का मान जितना ज़्यादा होगा क्षार उतना प्रबल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इधर जाने पर अम्लीयता बढ़ रही है, तो ये ज़्यादा अम्लीयता, ये कम अम्लीयता। जबकि इधर देखिए, इधर से इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ रही है, मतलब ये कम क्षारीयता, ये ज़्यादा क्षारीयता। मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं आप, इस रेंज में जो भी होगा वो दुर्बल अम्ल है, इस रेंज में जो भी होगा ये प्रबल अम्ल है। इसमें देखिए, इस परास में जो भी होगा ये दुर्बल क्षारक है, और इस परास में जो भी होगा ये प्रबल क्षारक है। अर्थात पीएच कम होने पर अम्लीयता बढ़ती है, यानी कि पीएच जितना कम होगा अम्ल उतना प्रबल होगा, जबकि पीएच जितना ज़्यादा होगा, पीएच जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रबल क्षारक होगा। समझ रहे हैं क्या? तो पीएच का मान कम होने पर अम्लीयता बढ़ती है, और पीएच का मान ज़्यादा होने पर क्षारीयता बढ़ती है। जितना कम पीएच है उतना ज़्यादा अम्लीयता है, जितना ज़्यादा पीएच है उतना अच्छा प्रबल क्षार है। ठीक है क्या? देखिए, अगर पीएच कम है 7 से तो वो सारे अम्ल हैं, पीएच बराबर है 7 के तो ये ना अम्ल है ना क्षार है, मतलब उदासीन है। और पीएच ज़्यादा है 7 से तो ये सब क्षार है। ठीक है क्या? तो ये है आपका पीएच पैमाना, जो 0 से लेकर 14 तक चलती है।
7 वाले सारे उदासीन हैं, 7 से कम अम्ल है, और पीएच का मान 7 से ज्यादा है वो क्षार है। अब ये है कि पीएच मापते कैसे हैं, पीएच मापते कैसे हैं। पीएच मापने के लिए सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक सूचक से किसी पदार्थ का पीएच मापते हैं। कैसे मापते हैं, आइए देखते हैं। सार्वत्रिक सूचक एक रंगहीन पदार्थ है। ये पेपर के रूप में भी आता है, सॉल्यूशन द्रव के रूप में भी आता है, जो अम्ल या क्षारक के साथ क्रिया करके एक विशिष्ट रंग ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सूचक का रंग रंगहीन है, लेकिन जैसे ही ये अम्ल या क्षार के साथ क्रिया करते हैं एक विशिष्ट रंग ये ग्रहण कर लेते हैं। जो रंग इसने ग्रहण किया है उसके मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि उसका पीएच लगभग लगभग कितना है। क्या लिखा है, सार्वत्रिक सूचक एक रंगहीन पदार्थ है जो पेपर और द्रव के रूप में मिलता है। अम्ल या क्षारक के साथ क्रिया करके ये एक विशिष्ट रंग ग्रहण कर लेते हैं। इनके रंगों से पीएच का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये है वो रंग, ये है पीएच का मान 0, 1, 2, 3। अब सपोज हम कर लेते हैं कि किसी सॉल्यूशन में, किसी भी पदार्थ में हमने क्या डाला, सार्वत्रिक सूचक डाला। हो सकता है वो पेपर है, हो सकता है द्रव है। अगर पेपर है तो उस पदार्थ में डुबा के निकालेंगे, और अगर द्रव के रूप में है तो उस पदार्थ में 2 बूंद ये सूचक डाल देंगे तो उसका रंग बदल जाएगा। मान ले जाए उसका रंग पीला आया है तो हम समझ जाएंगे कि उसका पीएच 4 से 5 के बीच कहीं होगा और ये एक दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है क्या, मान ले जाए किसी का रंग लाल आया है, लाल आया है, लाल आया है, तो हम समझ जाएंगे 1 और 2 के बीच इसका रंग है लाल, तो पीएच जो है 1 और 2 के बीच आ जाएगा, और एक ये प्रबल अम्ल है। अगर किसी का रंग जो बैगनी आया है, ठीक है, अगर किसी पदार्थ में हम ये सूचक डालें, चाहे वो पेपर के रूप में है चाहे द्रव के रूप में है, और वो बैगनी आ गया, बैगनी आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि उसका पीएच 12 और 13 के बीच है, और ये एक प्रबल क्या है, क्षारक है। तो इस तरीके से सार्वत्रिक सूचक से किसी भी पदार्थ का पीएच का मान लगभग लगभग ज्ञात किया जा सकता है। जो उदासीन पदार्थ होते हैं उसमें हरा रंग आता है। देखिए 7 के आसपास क्या है, हरा है। अगर हरा आ रहा है इसका मतलब वो पदार्थ क्या है, लगभग लगभग उदासीन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पीएच का दैनिक जीवन में महत्व देखते हैं। तो पहले है पाचन की क्रिया में पीएच। हमारा जो अमाशय है, अमाशय है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हमारे पाचन में सहायक होता है। क्या होता है, हमारे पाचन में सहायक होता है। ये किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अपच के समय HCl का मात्रा ज्यादा हो जाता है जिससे पेट में जलन की समस्या हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को इस जो अधिक मात्रा में HCl है, अम्ल है, उसको उदासीन करने के लिए व्यक्ति को दिया जाता है या तो खाने का सोडा या प्रति अम्ल। ठीक है, खाने का सोडा का सूत्र भी और प्रति अम्ल का सूत्र भी आपको पहले बताया जा चुका है। प्रति अम्ल क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये किसमें होता है, इनो। काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। इनो आप जानते होंगे, है ना, जब किसी को एसिडिटी होती है तो क्या खाता है, इनो खा लेता है। ठीक है, तो इनो क्या है, एक प्रकार का प्रति अम्ल है। प्रति अम्ल का मतलब है अम्ल का विरोधी, मतलब क्षार। ये दोनों क्या हैं, क्षार हैं। तो अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षार दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है लार का पीएच। आपके लार का पीएच 5.5 से कम नहीं होना चाहिए।
ठीक है। लार का पीएच अगर 5.5 से कम हो गया तब क्या होगा, आपके दांतों का जो एनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि काफी मजबूत होता है। लेकिन दांत का पीएच जब 5.5 से कम हो जाए तो ये इनेमल सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, क्या ये इनेमल क्या हो जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। दांत का पीएच 5.5 से कम क्यों हुआ, क्योंकि आपके मुंह में बैक्टीरिया है जो शुगर को तोड़ के, ठीक है, शर्करा को तोड़ के, आप जो भी चीज खाए हैं उसमें शर्करा होगा, उस शर्करा को, शुगर को तोड़ के उसे एसिड में बदल देते हैं, उसे अम्ल में बदल देते हैं। तो अम्ल में बदलने से आपके मुंह का पीएच कम हो गया। मुंह का पीएच कम होने से क्या हुआ, दांतों में सड़न आ गया। इसलिए बोला जाता है कि आपको दिन में कम से कम 3 बार क्या करना चाहिए, दंत मंजन करना चाहिए। और ये जो दंत मंजन है ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो आपके मुंह के पीएच को थोड़ा बढ़ा के रखता है, 5.5 तक पहुंचने नहीं देता है। तो दंत मंजन जो होते हैं वो किस प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जो मुंह के पीएच को थोड़ा बढ़ा के रखेगा, इससे कम नहीं होने देगा। ठीक है, जब आप ज़्यादा समय के लिए ब्रश नहीं करते हैं तो आपके मुंह का पीएच क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है, जो कि काफ़ी नुकसानदायक है। रक्त का पीएच, हमारे जो रक्त का पीएच है 6.8 से 7.8 के बीच होता है, और ये इससे कम नहीं होना चाहिए। कम हो गया तो क्या होगा, अगर इस रेंज से, इस परास से हमारे ब्लड का पीएच कम हो गया तब क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो जैसे मात्रा में, जिस मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करना चाहिए उस मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता है, जो कि हमारे शरीर के जैविक प्रक्रिया के लिए सही नहीं है। हमारे शरीर के जैविक प्रक्रिया के लिए सही पीएच हमारे ब्लड का, खून का 6.8 से 7.8 है। और इस पीएच को कम करने में सबसे बड़ा सहयोग देता है जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक जहर है, समझ रहे हैं क्या। जितना हो सके ऐसे कोल्ड ड्रिंक से दूर रहिए जिस कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हो, अर्थात जिस कोल्ड ड्रिंक को पीने पे हल्का जलन होता है आपके गले में, जैसे कि स्प्राइट है, लिम्का है ना, ये सब कैसे कोल्ड ड्रिंक है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है, इनसे आप दूर रहिए। ठीक है क्या, नहीं तो क्या होगा कि आपके ब्लड का पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये अम्लीय प्रभाव का होता है। जिस भी मृदु पेय में कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, जिस भी मृदु पेय में कार्बन डाइऑक्साइड मिला है वो कैसा नेचर का है, अम्लीय नेचर का है। तो इनसे दूर रहिए, बिल्कुल भी इसका उपयोग ना करें, नहीं तो आपके ब्लड का पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपके जैविक, शरीर के जैविक प्रक्रिया में काफ़ी कठिनाई होगी। इन मृदु पेय से प्यास घटता नहीं है, प्यास बढ़ता है। पीएच से पौधे और जंतु अपनी आत्मरक्षा करते हैं। देखिए, कुछ एक पौधे और कुछ एक जंतु, कुछ एक पौधे में रोम होता है, ठीक है, जो नुकीले होते हैं, जो गड़ जाता है, बड़ा आसानी से चुभ जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। तो जो भी जीव जंतु या मनुष्य इसके पास जाएगा उसको चुभ जाएगा, इससे वो अपना बचाव कर लिया। वैसे ही मधुमक्खी है, चींटी है, इनके डंक में भी फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। इसलिए जब ये काटते हैं तो जलन होता है और हमें हिदायत दी जाती है कि वहाँ पर साबुन से धो दीजिए या फिर खाने का सोडा लगा दीजिए, क्योंकि साबुन और खाने का सोडा क्या है, क्षार हैं, और डंक से क्या मिला है, एसिड मिला है, अम्ल मिला है, उसको उदासीन करेगा। ठीक है, फसल का उत्पादन में मिट्टी का पीएच, अच्छी फसल के उत्पादन के लिए, अच्छी उत्पादन के लिए जो पीएच है
मिट्टी का वो 5 से 8 होना चाहिए। पीएच कितना होना चाहिए? 5 से 8 होना चाहिए। लेकिन रासायनिक पदार्थों के छिड़काव की वजह से अगर इसका पीएच 5 से कम चला गया, अगर इसका पीएच 5 से कम चला गया तो अच्छी उत्पादन नहीं हो पाएगी। इसलिए किसान अपने खेत में चूना या राख डालते हैं। किसान अपनी खेत में चूना या राख डालते हैं जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो कम पीएच को ज़्यादा करने में क्या करता है? मदद करता है। जंगलों में हाइजेंड्रिया का पुष्प होता है। जंगलों में हाइजेंड्रिया का पुष्प होता है जो मिट्टी के पीएच को इंगित करता है। अगर क्षारीय मिट्टी है तो हाइजेंड्रिया का पुष्प गुलाबी दिखेगा। हाइजेंड्रिया का पुष्प क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। तो आप पता लगा सकते हैं कि ऐसे जो मिट्टी हैं जिसमें ये फूल गुलाबी है वो मिट्टी क्षारीय प्रवृत्ति का है। और अम्लीय मिट्टी में ये फूल नीला रंग का रहता है। अम्लीय मिट्टी में ये फूल नीला रंग का रहता है। इसका मतलब जो मिट्टी है उसके पीएच का ये सूचक जैसे काम कर रहा है। मिट्टी है उसके पीएच का ये सूचक जैसे काम कर रहा है। ठीक है क्या? इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कि आप गैस को कैसे पहचानेंगे। आपके बुक में कई जगह लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैसे पहचानेंगे, ऑक्सीजन है उसको कैसे पहचानेंगे, हाइड्रोजन गैस है उसको कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके पास आप जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जलती हुई माचिस की तीली बुझ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ये जलने में सहायक नहीं होती है। ठीक है, इसलिए अगर जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के पास तो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। ठीक है क्या? ऑक्सीजन ये जलने में सहायक करती है। ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में ही ज्वलन की क्रिया होती है। तो क्या हो जाएगी? माचिस की तीली तेज गति से जलने लग जाएगी। माचिस की तीली तेज गति से जलने लग जाएगी। ठीक है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एक बहुत अच्छा ईंधन है। हाइड्रोजन गैस एक बहुत अच्छा ईंधन है, मतलब ये खुद भारी मात्रा में ज्वलनशील है। तो जैसे ही माचिस तीली के साथ लाएंगे ये पाप ध्वनि के साथ जल जाएगी। मतलब ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, जैसे ही इसके पास लगाएंगे तुरंत आग पकड़ लेंगे, तुरंत पॉप का साउंड आएगा और ये जल के खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को माचिस के तीली की मदद से या मोमबत्ती की मदद से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये आपका जो चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण यहीं पर ख़त्म होता है। हमारे जितने भी वीडियो होंगे उन सब वीडियो के कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट में आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम का चैनल, जिसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहां से आप फ्री में ये पूरा टेक्स्ट बुक और संभावित प्रश्नों का PDF मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको कोई परेशानी हो जिससे आपका कोई क्वेश्चन ना बन रहा हो या कोई टॉपिक जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, वहाँ हमसे कांटेक्ट करके आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। जल्द से जल्द आपको आपका उत्तर पहुंचा दिया जाएगा, आपका सॉल्यूशन पहुंचा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।